Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So let us do some PYQs again. ये हमारी यूनिट नंबर 9 है UGC नेट कॉमर्स की, और जो हमारा दिसंबर 2024 के अंदर एग्जाम हुआ था, आई मीन 2024 दिसंबर वाला जो साइकिल वाला एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर, उसके हम PYQs करने जा रहे हैं एंड स्पेसिफिकली यूनिट नंबर 9 के PYQs करेंगे. सो लेट अस नाउ स्टार्ट द PYQs विदाउट एनी डिले. सो दिस इज द फर्स्ट PYQ लीगल वाले सब्जेक्ट से. कितना आसान PYQ आया हुआ है, यू कैन सी. इसका जो आंसर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इसका सेकंड हो जाएगा. ए का सेकंड सिर्फ एक में ही है. देखो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन इन लोगों ने दिया है. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आगे करने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता है. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ना जो लॉ के द्वारा तुम पे इम्पोज किए जाते हैं, ऐसा हो सकता है. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे खाते के अंदर, तुम्हारे अकाउंट के अंदर किसी ने पैसे डाल दिए गलती से, है ना, ₹2 लाख. तुम्हारे नहीं है वो, किसी और ने तुम्हें प्रोवाइड करे हैं बाय मिस्टेक तुम्हारे खाते के अंदर आ चुके हैं, तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ चुके हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट. यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट तुम्हें ये बोलेगी, लॉ तुम्हें ये बोलेगा कि जिसके ये पैसे है उसे वापस आप लौटाओ. ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आ जाता है, जो एक्चुअली में हमारे पास जो दो पार्टीज है ना, ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी है, इन दोनों की सहमति से नहीं बना है. ये फ्री कंसेंट से नहीं बना है, या फिर यहाँ पर कोई कंसेंट नहीं था, या फिर यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का, बट स्टिल एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा यहाँ पर इम्पोज किया गया है. ठीक है, सो इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ, ताकि ये वाला जो बंदा है ना जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, इसको फायदा ना मिले इसकी मिस्टेक का. ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट के डॉक्ट्राइन के ऊपर ये बेस्ड है. इसको फायदा ना मिले, इसको बेनिफिट ना मिले इसकी कॉस्ट पर, इसकी लागत पर, ये होता है अनजस्ट एनरिचमेंट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आई बिलीव कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी डन हो गया होगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. डन है. लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टैक्सेस, जीएसटी वाले टैक्सेस, एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ दीज थिंग्स. अगर सप्लाई ऑफ गुड हो रही है वेस्ट बंगाल से चंडीगढ़ एंड सेकंड में हो रहा है पुडुचेरी से टू चेन्नई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, ये आपसे पूछा गया है. CGST होगा, IGST होगा, या UTGST होगा, या SGST होगा. इन दोनों केसेस के अंदर ये आपसे पूछा गया. देखिए, अगर आपका जो रहता है इंट्रा स्टेट रहता है, अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है, विद इन द स्टेट हो रहा है, तो विद इन द स्टेट हो रहा है, यहाँ पर दो चीजें लगती है आपकी, CGST एंड एज वेल एज SGST. ठीक है, अब मान के चलो इंट्रा स्टेट हो रहा है, लेकिन वो विद इन द यूनियन टेरिटरी हो रहा है. ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी ले लो, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, तो उसके अंदर ही वो सप्लाई हो रही है, उसी के अंदर ही वो कंज्यूम हो रहा है, तो वो इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो गया. इसमें लगता है UTGST. ठीक है, UTGST. और अगर आपका इंटरस्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो रहा है, मे इट बी यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, तब आपका लगता है IGST. ठीक है, तो अभी यहां पर आपको कंफ्यूजन में क्रिएट किया गया है, कंफ्यूजन प्रोवाइड करवाई गई है चंडीगढ़ देके और पुडुचेरी देके. ठीक है, बट यहां पर स्टेट टू स्टेट हो रहा है, दैट मींस यहां पर दोनों में हमारा IGST लगेगा. सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये बहुत बेसिक था हमारा. ठीक है, डन होता है. लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड. चलिए, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट सेक्शन वाइज फ्रॉम सेक्शन 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगर आपने पढ़ा हो ढंग से, तो हमारा एक चैप्टर होता है फ्री कंसेंट. ठीक है, हमारा एक चैप्टर होता है फ्री कंसेंट, उसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं और ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं. पहले पढ़ते हैं हम कोवर्जन को. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को, फिर हम आई थिंक फ्रॉड को पढ़ते हैं, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ते हैं, लास्ट में हम पढ़ते हैं मिस्टेक को. तो ये ऑर्डर वाइज चलता है, सेक्शन वाइज चलता है. इसका सेक्शन होता है 15, इसका सेक्शन होता है 16, 17 एंड इसका 18 होता है, और ये शायद से 20 के अराउंड होता है. ठीक है, इसके अंदर तीन सेक्शंस होते हैं बेसिकली. तो ये हमारा कुछ बनता है यहाँ पर प्रॉपर. तो एंड डेफिनेशन जो है ये इसके सेक्शन नंबर 14 के अंदर दी हुई है, तो ये हमारा आ जाएगा. तो क्या हो गया, AEDCB. ठीक है, तो AEDCB फोर्थ में है. फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एवरीवन. वेरी नाइस. डन करते हैं. अब इसमें से दो चार चीजें और समझ लो. जब ये चारों चीजें होगी ऊपर वाली दो, तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी. क्या बन जाता है,
voidable बन जाता है at the option of aggrieved party। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ सर? एग्रीव्ड पार्टी कैसी पार्टी है? जिसको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, या जिसका कंसेंट जबरदस्ती लिया गया है, इन चारों तरीके से लिया गया है, तो वो वॉइडेबल बन जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो करवा लिया, बट नाउ जिसकी धोखाधड़ी से ये तुम्हारा कंसेंट लिया गया है, तो उसके एंड से उसके पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, टर्मिनेट कर दे, तो ये होता है वॉइडेबल। और जो स्टार्टिंग से वॉइड रहता है वो जनरली मिस्टेक के अंदर होगा। मिस्टेक दो प्रकार की है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे जब भी हम क्लासेस कर रहे होंगे प्रॉपर्ली, और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर एक और तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बैच, प्राइवेट बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जिसके अंदर मैं गूगल मीट लाइव क्लासेस लेता हूँ आप लोगों को, तो लाइव इंटरेक्शन होती है। ठीक है, लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, और अभी करेंटली मैं आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैच में आपको बताया था कि गूगल मीट लाइव क्लासेस होती है, लेकिन बच्चों को फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है, अगर उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है। दैट इज द रीजन मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और वीकेंड्स पे हम गूगल मीट की लाइव क्लासेस रखते हैं, हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो भी हमारी यूनिट कवर हो रही है, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी काफी समय, लंबे टाइम तक। तो जब भी आपको ये वाला अटेम्प्ट देना है, चाहे जून का देना हो, चाहे दिसंबर का देना हो, चाहे अगले साल वाला जून और दिसंबर का देना हो, तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आप बहुत आराम से इसका यूज कर सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूं अपना बैच किसी और के बैचों से, कोई कंपनियों के बैचों से, तो यही आपको फायदा मिलता है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कह रहा हूं, अनलिमिटेड वैलिडिटी मिलती है, प्लस मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड में करवाऊंगा जो आपके लिए, आपके पास रहने वाले हैं सदा के लिए। प्लस में मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, प्लस में मेरा एक्सपीरियंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ी बहुत हम बातचीत भी करते हैं वहां पर, एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करते हैं, तो एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अगर आपको चाहिए तो ही आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। करेंटली इट इज 999, जो आपका पेपर 2 कवर करवाएगा, पेपर 2 कॉमर्स। ठीक है, पेपर 2 कॉमर्स। और अगर आपको यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता है, तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट यूजीसी नेट कॉमर्स। ठीक है, तो आपको वहां से डिटेल मिल जाएगी, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर आपको ये 100% हेल्प करेगा। और 999 की इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए, अगर आप अपने एकेडमिक्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इट विल गिव यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि ये जाया जाएगा। आप 3 दिन के अंदर इतना रुपए का खाना खा ले तो आई गेस, तो ये इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Which of the following points are considered as salient features of limited liability partnership? This is also a very nice question, और limited liability partnership भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, जिसके अंदर इंक्लूड क्या हो जाती हैं? कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ये सारी यहाँ पर हमारी कंपनीज आ जाती है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। तो इट इज अ वाइडर टर्म एज वेल। तो बॉडी कॉर्पोरेट है ये। और यहाँ पर ना दो चीजों का फायदा इसको मिलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को। किस चीज का? एक पार्टनरशिप का फायदा मिलता है, जो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और एक फायदा मिलता है कंपनी होने का। काइंड ऑफ कंपनी की तरह चलता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन रहता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी में आए, कोई भी कंपनी से जाए, चलती रहेगी कंपनी। सिमिलर गोज विद एलएलपी एज वेल। ठीक है, तो ये कंपनी की तरह भी बिहेव करता है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक भी इस पर लागू होती है। सो इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऑलराइट, ए यहाँ पर है, ए बाकी सब में है ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आगे करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, डन होता है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब इसको रीड करके ट्राई करो आंसर करने का, अदरवाइज उसके बाद मैं करवाऊंगा। आई होप सो आपने आंसर कर लिया होगा, नहीं किया तो अगेन पॉज करके आंसर करो, एंड देन यू विल मैच योर आंसर। लेट अस नाउ डू। कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे आपसे मंगवा रखे हैं 2 रुपए, तो आपने 2 रुपए के साथ साथ आपने अलॉटमेंट के मनी भी पे कर दिए हैं। अलॉटमेंट पे भी 2 रुपए थे फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं बोलूं अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे इतने थे, अलॉटमेंट पे इतने थे, और हमारे जो फर्स्ट कॉल पे थे, फर्स्ट कॉल पे हमारे पास 3 रुपीज थी, 3, 5 अच्छे, और सेकंड पे भी हमारे पास 3 रुपीज थे। तो इस प्रकार से कुछ मंगाया गया था, बट अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ही मंगाए गए थे रुपए। आपने क्या किया? 4 रुपए के साथ साथ ये 3 रुपया भी प्रोवाइड करवा दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी आपने प्रोवाइड करवा दिया। आपके लिए ड्यू नहीं था वो भी।
ठीक है, आपके लिए ड्यू कितना था, 4 रुपीज ड्यू था, आपने 4 के साथ साथ ये 3 रुपीज भी प्रोवाइड करवा दिया, इसी को ही हम कॉल इन एडवांस कहते हैं। ए इज ट्रू, ए हमारा सही है। ठीक है, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। When the number of shares applied is more than the number of shares offered the public for subscription, the issue is termed as under subscription। कह रहे हैं when the number of shares applied is more than the number of shares offered to the public for subscription, the issue is termed as under subscription। नहीं हुआ है, over subscription हुआ है, तो B तो गलत हो जाएगा, जहां पर B है उसे आप हटा देंगे, हटा दिया। अब देखो आपको क्या बच रहा है, ऑप्शन के अंदर A और E बच रहा है, दैट मीन्स A और E तो सही है, इन दोनों को टिक कर दो बस। ई की और तो बढ़ने की कोशिश ही मत करना, कि मतलब वो ऑब्वियसली डन है हमारा, हमें करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हमें अब देखना है बस डी, कि डी सही है या नहीं है। लेट अस नाउ डिस्कस। अनलेस और अंटिल द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, जब हम फॉरफिट कर लेते हैं शेयर्स, जिसपे पैसा नहीं आता है तो हम फॉरफिट कर लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस उसे हम री इशू कर दें, जो हमने फॉरफिट कर लिए हैं उसको दोबारा से हमने री इशू किया है, अनटिल एंड अनलेस the balance on the shares forfeited account will be deducted from the paid up capital। नहीं, ये पेड अप कैपिटल से डिडक्ट नहीं होता है। री इशू अगर हमने कर दिया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा हम डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम डिडक्ट करते हैं, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एवरीवन। ठीक है, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। चलिए हिंदी में भी देख लो, हिंदी में भी दिख गया होगा आप लोगों को। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज, देखो इंडेमनिटी का क्या मतलब है, आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, कंपनसेशन प्रोवाइड करवा रहे हो ऑफ सम लॉस अकर्ड टू अ सेकंड पर्सन बिकॉज ऑफ यू, या फिर किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ही लिए उसने वो उठाया है, लॉस उठाया। फॉर एग्जांपल आप एक प्रिंसिपल हो, आपने एक एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, एजेंट आपके साथ आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आपका संभाल रहा है एक सी पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पर इसको कुछ पैसा देने को मिला इसको, यानी कि ए ने अपनी ही जेब से कुछ खर्चा किया, तो यू आर लाइबल टू कंपनसेट दिस पर्टिकुलर खर्चा। ठीक है, तो पी की यहां पर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या ड्यूटी होगी कि कंपनसेट उसको करे। कब करे, जब ए को वो लॉस हुआ है, ए ने अपने बिहाफ से एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, तो जब ए ने खर्चा किया है दैट मीन्स तब हमारे पी की लाइबिलिटी राइज हो जाती है टू कंपनसेट ए। ये इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, ये कंडीशनल रहता है, कॉन्टीजेंट रहता है, कंडीशनल रहता है। कंडीशनल टू व्हाट, कंडीशनल टू ए हैविंग लॉस। ठीक है, तभी तो कंपनसेट करेगा ना, तभी तो इंडेमनिफाई करवाएगा, ये है। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ये, जिसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आई होप सो दिस इज ऑल्सो डन। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ईजी है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने निर्णय किया भी नहीं है कभी, तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सेट्रा। और ये सारे दिसंबर वाले क्वेश्चन है जो अभी हमारे पास रिसेंट वाले एग्जाम में हुए थे यूजीसी नेट कॉमर्स के। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन काफी बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब मैंने आपको आईटी एक्ट करवाया है, अभी तो नहीं करवाया मैंने, रिकॉर्डेड सेशन अभी प्रोवाइड नहीं करवाई है, बट जब भी मैं करवाता हूँ ना तो मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ, बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ मैं आपको, ताकि एक भी चीज छूटे ना। ठीक है, तो अंडरलाइन करवाता हूँ, बहुत अच्छे से लिखवाता हूँ। वहां पर मैंने ये भी अंडरलाइन करवाया था जहां पर मैंने एक बार ये भी पढ़ाया है, अभी आप बच्चों को नहीं पढ़ाया, काफी अलग अलग बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने। सो वहां पर मैंने डेफिनेशंस को अंडरलाइन करवाया था कि भाई पूछे जाते हैं, और देखो इस साल आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेसी का हो जाएगा बी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का हो जाएगा सी, तो यानी कि ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेशंस करना भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। कुछ कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर करवा भी रखी है आप लोगों को। ये देखिए, जैसे ए होता है अपना एक्सेस का, बी एड्रेसी का, सी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, डी अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर, ई होता है हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एफ होता है हमारा असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, जी होता है हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी, आई होता है हमारा कंप्यूटर। तो देखो मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ है, ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। जो लोग पेड स्टूडेंट्स हैं, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, तो यू हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली। ठीक है, और अगर आपने पेड बैच नहीं लिया अभी तक, ज्वाइन कर लो भाई, बहुत आप सस्ती चीज मिस कर रहे हो, सस्ती येट किफायती क्वालिटी वाली। ठीक है, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, चलो देखते हैं, इसके बाद भी होगा शायद से। इफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल आपने मॉडिफाई कर दिया टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे बोला जाएगा कि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, या फिर पार्टीज बदल दी है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, तो भी माना जाएगा कि भाई नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। दैट मीन्स इट्स
इट इज कॉल्ड नोवेशन। इसे बोला जाता है नोवेशन, जब आप मॉडिफाई कर देते हो या फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाते हो ऑन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो नवीकरण इज द राइट ऑप्शन, नोवेशन इज द राइट ऑप्शन। वेवर क्या होता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हो, ऐसा बोल सकते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, वेवर, रिमिशन और नोवेशन को। वेवर क्या है? वेवर मीन्स वॉलंटरीली गिविंग अप अ राइट और क्लेम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन रिमेंबर इट बहुत आराम से। रिमिशन क्या होता है? रिमिशन रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज ओरिजिनली एग्रीड अपॉन। आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज बोली थी मैं इतना इतना करूंगा, बट आपने इतना नहीं किया, आपने उससे कम किया, तो दैट इज रिमिशन। अल्टरेशन क्या है? अल्टरेशन मीन्स चेंजिंग सर्टेन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रिप्लेसिंग इट एंटायरली, बट इन नोवेशन वी आर substituting, we are replacing it entirely. So this is the difference between alteration and novation. ठीक है, let's now move forward. This is the last question. Promissory note से ये अपना क्वेश्चन है। Promissory note कौन सा आपका एक्ट का पार्ट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी पार्ट है। प्लस में यूनिट नंबर 7 जो आपकी बैंकिंग की है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है, वहां पर भी मैंने इसको एक करवाया है आप लोगों को, और मैं फ्यूचर में भी करवाऊंगा अगर अभी तक नहीं करवाया तो। यूनिट नंबर 7 के अंदर प्रोमिशनरी नोट आता है, प्लस में अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले में भी थोड़ा बहुत ये वाला सिनेरियो आता है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सी इसेंशियल कंसिडरेशंस हैं प्रोमिसरी नोट की। इट मस्ट बी इन राइटिंग, एब्सोल्युटली राइट। एक कागज का टुकड़ा होता है जहां पर आप लिखते हो पैसों के बारे में और यहाँ पर साइन करते हो अपने, जिसके लिए भी देते हो आप लोग। तो एक प्रॉमिस होता है ये। प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे द मनी, है ना। यहाँ पर जनरली एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। तो बायर ने एक प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया है फॉर सेलर कि मैं आपको पे कर दूंगा, तो सेलर ने क्रेडिट पे बेचा होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलो। तो ये सीनैरियो होता है यहाँ पर। तो ए सही है। ए कहाँ कहाँ है? ए इन दोनों में है, बाकी दोनों को हटा दो। यहाँ पर हमें पता चल गया ई सही है, ए और ई सही है, तो ई को टिक कर दो बिना वो करे। इट मस्ट नॉट कंटेन एनी एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, नहीं जी, इट इज द प्रॉमिस टू पे। बी कट जाएगा, तो बी जहां पर है उसे हटा दो। ए, डी एंड ई इज द राइट ऑप्शन, बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट्स हाउ यू विल एलिमिनेट द ऑप्शंस यार, दैट्स हाउ यू विल डू, दैट्स हाउ यू विल अटेम्प्ट इन योर एग्जाम। तभी आप यहाँ पर अपना टाइम बचा पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। बहुत ईजी रहता है यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप तरकीब लगा के करो और अपना क्लेवरनेस दिखाकर करो, ठीक है। दिस इज नाउ डन एंड आई होप सो कि आपको यहाँ पर मजे आ रहे होंगे। ये दिसंबर वाले क्वेश्चंस करके भी मजे आ रहे होंगे आपका। ऐसे ही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिसंबर 2024 का पेपर कवर करवा दूंगा एंड सिमिलरली हम बाद वाले भी करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सो दिस इज फ्रूटफुल फॉर यू। और अगर ये सही लग रहा है आपको, लाइक कर दो सेशन को और अपने दोस्तों को शेयर कर दो जहां जो बच्चे ये यूजीसी नेट वाले एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, और उनको एक अच्छे मेंटोर से मिला दो यार। एग्री करते हो नहीं करते हो? नहीं करते तो मत करना फिर शेयर, ठीक है। चलो एनीवेज, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल। एंड ड्रिल आपको पता ही है, मेरे को सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, प्लीज कर लेना, फ्यूचर के लिए जुड़े रहना मेरे साथ। एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड।